कांचन और जया दोनों सास बहू मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन की बात है, वो दोनों अपने अपने पतियों के लिए उनकी पसंद के पकवान बना रही होती है। माँ जी, आज तो वीरेन ये प्याज की कचौरियाँ खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। और तो और मैंने उनके लिए मसाले भात भी बनाया है। हाँ बहू, ब्रिजमोहन जी को भी बहुत पसंद है ये कचौरियाँ। चल बहू, जल्दी से हाथ चला, नहीं तो लेट हो जाएगा। और मैं जल्दी से सेवई की खीर भी बना देती हूँ। ठीक है माँ जी। खाना लगभग तैयार हो ही जाता है कि तभी अचानक से कंचन को उसके पति वीरेन का फोन कॉल आता है। हेलो कांचन, मैं और पापा आज घर पर डिनर नहीं करने वाले, तुम दोनों खाना खा लेना, ओके? क्या? हाँ कांचन, एंड आई एम रियली सॉरी इतना लेट इन्फॉर्म करने के लिए। वो हमें रास्ते में श्लोक मिल गया था, याद है? मेरे कॉलेज का दोस्त। हाँ, पता है मुझे। अरे वही हमें जबरदस्ती अपने घर पर लाया है। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। यहाँ तक कि भाभी जी ने तो एकदम बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाए हैं। वो सब तो ठीक है वीरेन, लेकिन तुम मुझे थोड़ा जल्दी तो बता देते। मैंने तुम्हारे खाने के लिए कितना कुछ बनाया था, और अब सब वेस्ट हो जाएगा ना। जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर कांचन जाकर ये बात जया को बताती है। उस लोग को भी आज ही मिलना था क्या इन दोनों को? अरे कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया था, और अब ये सुनने को मिल रहा है। और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है माँ जी, सच में। फिर अगले दिन कंचन दोपहर के लंच के लिए भिंडी की सब्जी, रोटियां और पुलाव बनाती है। जया और कंचन खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी कंचन को कल के खाने के बारे में याद आता है। अरे माँ जी, हमारे पास तो वीरेन और पापा जी के हिस्से का बचा हुआ कल का कितना सारा बासी खाना है, हमें वो भी तो खत्म करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, उसे भी ला देती हूँ। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं उसे खाऊंगी, अगर उसे थोड़ी देर और रखा तो वह खराब हो जाएगा। फिर कांचन वो सारा बासी खाना फ्रिज में से निकालती है और वो अकेले ही सारा खाना खाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास जया अपने थाली का ताजा खाना छोड़कर वो बासी खाना खाने लगती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? आप ये खाना मत खाइए। मैं हूं ना, मैं खा लूंगी इसे। अरे ऐसे कैसे तू अकेली खाएगी? अगर तू खाएगी तो मैं भी खाऊंगी। तू अकेली बासी खाना खाए और तेरे सामने मैं ताजा खाना खाऊं? ये बात तो गलत है ना बहू। अब जाने दे, क्या कर सकते हैं। और वैसे भी तुझसे अकेली से तो ये इतना सारा बासी खाना खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए मैं भी खा रही हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन आप ज्यादा मत खाइए, इससे आपको ही तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इसे बनाकर अब आधा दिन बीत चुका है और आजकल गर्मी भी कितनी बढ़ चुकी है। इसे खराब होने में देर नहीं लगेगी और यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। फिर अगली शाम जब वीरेन और ब्रिजमोहन घर पर आते हैं, तभी वीरेन, पापा जी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं कांचन, आज हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर हमने दबा कर खाना खाया है आज। फाफड़ा जलेबी, डोसा उत्तपा, मिसल पाव और क्या क्या नहीं खाया वो पूछो। आज तो हमने हर एक स्टेट का खाना खा लिया है। सच में मजा ही आ गया आज तो। हाँ कांचन, सच में बहुत ही टेस्टी खाना था। दरअसल वो एक ढाबे की ओपनिंग थी और वहां पर सारे आइटम सस्ते दाम में मिल रहे थे, इसीलिए पापा और मैंने मौके पे चौका मारते हुए एकदम पेट भर कर खाना खाया। हंस मत वीरेन, अरे ये सब क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों का? 2 दिन से रात का खाना नहीं खा रहे तुम दोनों। एक तो दफ्तर से इतने लेट आते हो और ऊपर से बाहर का खाना ठूस कर आते हो। अरे खाने से पहले बताया तो करो,
हम तुम दोनों का खाना नहीं बनाएंगे उस दिन। सॉरी माँ। अरे जया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिंता मत करो, हम कल से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और घर पर ही खाना खाएंगे। अब तो ठीक है ना? इतना सब होने के बावजूद भी वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और अब वो दोनों हर रोज कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी फूड स्टॉल पर कुछ ना कुछ खाकर ही आते हैं, जिस कारण रात का खाना बासी होते रहता है और फिर अगले दिन वो बासी खाना जया और कांचन को ही खाना पड़ता है। सॉरी माँ, सॉरी कांचन। वो आज हमारी मीटिंग काफी देर तक चल रही थी, तो हमने मीटिंग में ही भजिया और समोसा चाट ऑर्डर किया था और पिज्जा बर्गर भी मंगवाए थे, तो वही सब खाकर पेट भर चुका है। इतना ही नहीं, कल तो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय का जन्मदिन भी था, तो उसने भी आज मीटिंग के बाद पार्टी दी, इसीलिए आज भी हम खाना नहीं खा पाएंगे। पेट काफी भर चुका है हमारा। बस बहुत हुआ आप दोनों का नाटक। अरे आप दोनों को समझ में नहीं आता क्या? आपके कारण आपका रात का बासी खाना हमें अगले दिन खाना पड़ता है। अरे थोड़ी तो समझदारी रखिए, एटलीस्ट एक फोन कॉल करके तो बता देते। लेकिन आप दोनों तो वो भी नहीं करते। लेकिन कांचन, तुम्हें और माँ को किसने कहा है वो बासी खाना खाने के लिए? अरे कचरे वाली को दे दिया करो ना, या फिर फेंक दिया करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बहू, वीरेन बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों को वो खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, क्या उच्च विचार है आप दोनों के। अरे खाने की कीमत क्या होती है ये जाकर रास्ते पर किसी भीख मांगते हुए भिखारी से पूछो, लेकिन इतने नालायक भी मत बनो। अन्न मतलब पूर्ण ब्रह्म होता है और अन्न का अनादर करना अच्छी बात नहीं होती। इससे किसी का भी भला नहीं होता। दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हो आप दोनों? 2 टाइम का अच्छा खाना खाने के लिए ना, तो फिर अन्न का ऐसा नुकसान क्यों कर रहे हो आप? ये सही बात नहीं है। और रही बात काम वाली बाई को बासी खाना देने की, तो हम लोग इतने भी गए गुजरे या निर्दयी नहीं है वीरेन, जो बासी खाना किसी गरीब को दे। अरे अगर किसी को खाना देना ही है तो अच्छा और स्वच्छ खाना देना चाहिए। जो हम लोग खाना खाते हैं वही दूसरे को देना चाहिए। कांचन और जया उन दोनों को बहुत सुनाती है, लेकिन उनकी बातों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। वो सारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। फिर एक दिन बासी खाना खा खाकर कांचन और जया को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कांचन, जया जी, आप दोनों प्लीज बासी खाना मत खाइए अब से। उसी के कारण आप दोनों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। ये मैंने कुछ मेडिसिन दिए हैं, इन्हें आप दोनों टाइम टू टाइम लीजिए। और हाँ, अब से आपके खाने पीने का बहुत बारीकी से ध्यान रखिए, तभी आपकी सेहत ठीक रहेगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। फिर डॉक्टर दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। वीरेन, पापा जी, आप दोनों ने अब तक बहुत गलत किया है, अन्न का बहुत अनादर किया है, लेकिन अब तो सुधर जाइए। और नहीं तो क्या। अरे ये सब इन दोनों की लापरवाही और गलतियों का ही नतीजा है। आप दोनों का बासी खाना खा खाकर आज हमारी ये हालत हो चुकी है। अब तो सुधर जाइए। बस जया, बहुत बोल रही हो तुम। तुम्हारी और बहू की इस हालत की जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। तुम्हें किसी ने भी नहीं कहा कि वो बासी खाना खाते रहो, और नहीं तो क्या। अरे 15-15, 20-20 घंटों पुराना खाना खाओगे तो यही सब होगा ना। खाने की इज्जत करने के चक्कर में तुम दोनों ने अपनी सेहत खुद से खराब की है, और अब सारा बिल हमारे नाम पर फाड़ रही हो। वाह, क्या बात है। ठीक है, अगर आप दोनों को यही लगता है तो अब से हम आप दोनों का खाना बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप दोनों तो वैसे भी घर पे खाना नहीं खाते। बहू बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों के हिस्से का खाना जब बनेगा ही नहीं तो बचेगा कैसे? जाइए, बहुत बाहर का चटर पटर ठूसने का शौक है ना आप दोनों को, अब जाकर बाहर ही ठूसते बैठिए। जाइए। हाँ हाँ ठीक है,
आप दोनों हमें खाना नहीं दोगे तो इससे हम भूखे नहीं मरने वाले। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माँ। हम अपने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं खुद से। उसके लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपना देख लेंगे। हाँ हाँ, देख लीजिए आप दोनों, क्योंकि आज तक तो हमने आप दोनों के नाटक बहुत देख लिए, लेकिन अब थक चुके हैं। फिर ठीक होने के बाद कांचन और जया दोनों वीरेन और बृजमोहन का सुबह का ही खाना बनाती है और शाम में केवल खुद के लिए ही खाना बनाती है। और उस दिन के बाद से वो दोनों बाहरी खाना खाकर आने लगते हैं। अब यही खाना खाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि घर का खाना तो अब हमें मिलने से रहा। कोई बात नहीं पापा, इसी बहाने अब हमें जमकर सारी मनचाही डिशेस खाने को मिलेगी। मैं तो आज चीज पास्ता और नूडल्स खाऊंगा, बहुत टेस्टी रहते हैं वो। हाँ बेटा, ये बात तो है कि हमें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उन दोनों को बाहर का खाना खाने से बहुत तकलीफ होने लगती है और वो दोनों बिस्तर पकड़ लेते हैं। कांचन, बहुत तकलीफ हो रही है। बाहर का इतना बढ़िया बढ़िया खाना आज हमें बहुत महंगा पड़ रहा है वीरेन। माँ, कांचन, हमें आप दोनों की बात माननी चाहिए थी और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दो कांचन, प्लीज माँ। हाँ जया, कांचन बहू, हमने तुम दोनों की बात को टालकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम दोनों ने हमें जो सजा दी है उसके कारण आज हमारी अक्ल वाकई में ठिकाने पर आ चुकी है। माफ कर दो हम दोनों बाप बेटे को। हमें आप दोनों को ये सजा देने का कोई शौक नहीं था, लेकिन ये सजा देने के लिए आप दोनों ने ही हमें मजबूर किया, और नहीं तो क्या। अरे हम दोनों को फूड पॉइजनिंग होने के बाद भी आप दोनों नहीं सुधरे, उल्टा हमें ही कोसने लगे और अपनी गलतियों पर पर्दा डाला। और ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। वीरेन और बृजमोहन दोनों को अंत में अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों आगे से घर का ही खाना खाते हैं और सारा खाना खत्म करते हैं। और इसी के चलते घर में अब से बासी खाना बचता ही नहीं और घर के सभी लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। यामिनी और राजेश के बेटे अंकित की शादी प्रज्ञा नाम की एक लड़की से हुई होती है। अंकित और प्रज्ञा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रज्ञा की छोटी बहन उर्वशी के पति की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई होती है और वो अब अपने मायके में ही रहा करती है। प्रज्ञा मेरी जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह अंकित, तुम तो मेरी छोटी से छोटी बातों को भी कितना याद रखते हो। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो और तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। फिर एक दिन अचानक से प्रज्ञा के माता पिता की एक अपघात में मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन उर्वशी घर पर अकेली पड़ जाती है। दीदी, अब मैं क्या करूंगी? पहले मेरा पति चला गया, जिसके बाद मुझे मेरे ससुराल वालों ने अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब तो माँ पापा भी चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ दीदी? तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चुटकी, मैं हूं ना। तुम मेरे ससुराल में रहेगी। आपके ससुराल में? लेकिन जीजू के मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं उर्वशी, मम्मी और पापा को कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले ही बोल दिया है कि तुम्हें हमारे घर ले आए। थैंक यू जीजू। अब दिन बीतते जाते हैं और उर्वशी अपने बड़ी बहन के ससुराल में रहने लगती है। एक दिन, जीजू, दीदी कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। अरे उर्वशी, तुम्हारी दीदी तो यहाँ पर नहीं है, शायद आंगन में होगी। उतने में अचानक से उर्वशी का पैर फिसल जाता है और वो जाकर अंकित की बाहों में गिरती है और उसकी प्यार भरी आंखों में खो जाती है। उतने में वहां पर प्रज्ञा आ जाती है। छुटकी, तू यहाँ पर? हाँ। अरे दीदी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन उतने में। हाँ बाबा, समझ गई मैं।
सफाई मत दे मुझे। ओह दीदी, आप कितनी अच्छी हो। वैसे मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आज शाम को अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो क्या मैं आपका वो हरा वाला ड्रेस ले सकती हूँ क्या? प्लीज दीदी, मना मत करना। ठीक है चुटकी, ले लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। उर्वशी जब अपने कमरे में जाती है तब वो अंकित की फोटो को प्यार भरी नजरों से देखती है। हाय, कितने प्यारे से ही जीजू, इन्होंने तो मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। कितने केयरिंग और लविंग है ये। दीदी तो बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल मिला। लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मेरा पति भी मर गया और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझे भी ये सब चाहिए। मैं अंकित को पाकर ही रहूंगी और इसलिए मुझे दीदी की जगह लेनी होगी। जो कुछ भी उसके पास है वो मुझे सब चाहिए। उसका पति, उसका ससुराल और बाकी सब कुछ, सब कुछ। फिर उर्वशी प्रज्ञा का ससुराल और उसका पति पाने की जिद पर अड़ जाती है। फिर एक रात वो प्रज्ञा के कमरे में जाती है और उसके अलार्म क्लॉक में कुछ गड़बड़ कर देती है। अब कल सुबह तो अलार्म बजेगा ही नहीं क्योंकि मैंने टाइम में गड़बड़ कर दी है। और जब अलार्म ही नहीं बजेगा तब दीदी उठ ही नहीं पाएगी, और जब वो नहीं उठ पाएगी तभी मैं उनकी जगह पर सारे काम करूंगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लूंगी। फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है। अलार्म ना बजने के कारण प्रज्ञा नहीं उठ पाती और उसके सारे काम उर्वशी कर देती है, जिसके बाद प्रज्ञा को उसके सास ससुर खूब सुनाते हैं। प्रज्ञा बहू, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे सुबह की चाय से पहले अपनी दवाइयाँ खानी होती है, और तो और अंकित का भी टिफिन बनाना होता है। अरे रोज सुबह जल्दी उठने का इस घर का एक नियम है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन ने सारे काम कर दिए। तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो गई। मैंने तो अलार्म भी लगाया था लेकिन पता नहीं कैसे वो बजा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रज्ञा, होता है कभी कभी। इट्स ओके एंड थैंक यू उर्वशी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो सच में अच्छे हैं। यू आर वेलकम जीजू। फिर एक रात अंकित और प्रज्ञा दोनों डिनर पर साथ जाने वाले होते हैं। तभी उनकी सारी बातें उर्वशी सुन लेती है और वो एक प्लान बनाती है। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा दीदी और अंकित एक साथ डिनर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंकित के साथ डिनर पर मैं जाऊंगी। फिर उसके बाद उर्वशी एक अननोन सोशल मीडिया आईडी से प्रज्ञा को मैसेज करती है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आओ। मैं जस्सी बोल रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्रज्ञा। ओह नो, ये तो जस्सी का मैसेज है, लेकिन ये किसी और की आईडी से मुझे मैसेज क्यों कर रही है? नहीं नहीं, इस वक्त ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे जस्सी को बचाने के लिए जाना ही होगा। फिर प्रज्ञा उस मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे कोई लॉक कर देता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उर्वशी का ही आदमी होता है। दरवाजा खोलो, कोई है? जस्सी, कहाँ है जस्सी? लगता है ये किसी की चाल थी। किसी ने मुझे कैद करने के लिए फेक आईडी बनाकर मैसेज किया है। जब मैं तुम्हें बोलूंगी तभी इसे यहाँ से बाहर निकालना, ठीक है ना? ठीक है मैडम। ये लो तुम्हारे पैसे। वहाँ घर पर अंकित डिनर पर जाने के लिए प्रज्ञा की राह देखता है और उसे कई बार फोन भी करता है। क्या हुआ जीजू, काफी परेशान लग रहे हो आप? अरे मैं और प्रज्ञा आज दोनों डिनर पर जाने वाले थे। टेबल भी बुक कर दिया है मैंने, लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रही। शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ होगी जीजू। मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देख लिया था। उनकी फ्रेंड का नाम लेती हुई जा रही थी वो। लेकिन आप निराश मत होइए, दीदी ना सही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। और वैसे भी
आपने तो पहले से ही टेबल बुक कर दिया है, तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही चलना, वरना कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम दोनों चलते हैं। उर्वशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। फिर वो और अंकित दोनों साथ में डिनर करते हैं, और जब उनका डिनर हो जाता है तब वो आदमी प्रज्ञा को छोड़ देता है। फिर घर आने के बाद जब प्रज्ञा सबको सारा सच बताती है, तब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। चुप रहो तुम बहू, आजकल तुम्हारा रवैया काफी बदल चुका है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ बहू, तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गई हो, होगी अपनी किसी सहेली के साथ बिजी, इसीलिए मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। मैं सब समझता हूँ प्रज्ञा, अरे तुमसे बेहतर तो तुम्हारी बहन है, कम से कम उसे रिश्तों की कदर है, उनसे प्यार करती है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। फिर अगले दिन प्रज्ञा को अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाना होता है। तभी उर्वशी उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिला देती है। अब इस नशीली दवाई के असर से दीदी अगले 12 घंटों तक सोई रहेगी, और यामिनी आंटी को हॉस्पिटल में चेकअप कराने ले जाऊंगी। और मेरी इस चाल से दीदी सबकी नजरों में फिर से बुरी बन जाएगी। उर्वशी की ये चाल भी कामयाब हो जाती है, और टाइम होने पर प्रज्ञा की सास उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती। और आखिर में उर्वशी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और 12 घंटे पूरे होने पर प्रज्ञा को होश आता है। बस बहुत हुआ प्रज्ञा, तुम ना तो कभी अच्छी बीवी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहू, और आज ये तुमने ही साबित कर दिया है। अंकित बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, न जाने मुझे क्या हो गया था। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ ना कुछ तो होते ही जा रहा है। अरे कब तक झूठी कहानियां बनाती रहोगी। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी छोटी बहन है, अगर आज वो ना होती तो आज मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती। सच में प्रज्ञा, उर्वशी तो तुमसे लाख गुना बेहतर है, जो घर में सबकी देखभाल करती है। काश मेरी तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन से शादी हो गई होती। हाँ तो बना लो अपनी साली को घरवाली। अरे तुम्हें तो मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। पूरी तरह से बदल चुकी हो तुम प्रज्ञा। और नहीं तो क्या, निकल जा अभी क्या अभी। हमें तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए, हमें तो उर्वशी जैसी बहू चाहिए, और अब यही बनेगी हमारी घर की नई बहू। फिर प्रज्ञा वो घर छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली जाती है, और यहाँ पर यामिनी और राजेश अंकित और उर्वशी की शादी तय करते हैं, और साथ ही अंकित और प्रज्ञा का डिवोर्स भी फाइनल हो जाता है। एक दिन अंकित, अब हम दोनों जीजा साली नहीं रहे, तुम मेरे मंगेतर हो, चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ शादी की शॉपिंग करनी है, और हम थिएटर में साथ में मूवी भी देखने जाएंगे, और एक ही पॉपकॉर्न बकेट में पॉपकॉर्न खाएंगे। उर्वशी, अभी तक मेरा और प्रज्ञा का डिवोर्स नहीं हुआ है, और मैं अभी बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता। अंकित अभी तक प्रज्ञा को बुला ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी को वह सब कुछ मिलने वाला होता है, जिसके लिए उसने ये सारा खेल खेला था, लेकिन उसे इस बात की खबर भी नहीं होती कि अब उसका खेल खत्म होने वाला था। एक दिन अंकित का कुछ खो गया होता है, और जब वो उर्वशी के बैग में देखता है तब उसका फोन वैसे ही पड़ा होता है। अरे ये तो अपना फोन बैग में रखकर ही सो गई, और इसने तो ये लॉक भी नहीं किया। लेकिन ये क्या, इसने तो एक फेक आईडी से प्रज्ञा को मैसेज किया है, और इसके बैग में इतनी सारी दवाइयों की बॉटल्स। ये सारी दवाइयां तो नींद आने वाली है। इसका मतलब प्रज्ञा बिल्कुल सही थी, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, जबकि ये सारा किया धरा उर्वशी का है। फिर अंकित उर्वशी को उठाता है, और साथ ही प्रज्ञा को भी वहां फोन करके बुला लेता है, और सबके सामने उर्वशी का पर्दाफाश करता है। छे उर्वशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें,
अरे तुमने तो एक बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहा। छी, घिन आ रही है मुझे तुम पर। प्रज्ञा भी गुस्सा होकर उर्वशी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है उर्वशी। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में। मर गई तू मेरे लिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। निकल जा यहाँ से। सुना नहीं तुमने प्रज्ञा ने क्या कहा? निकल जाओ हमारे घर से। उर्वशी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने बुरे कर्मों के कारण सड़क पर आ जाती है और साथ ही प्रज्ञा और अंकित दोनों एक हो जाते हैं। बर्फी देवी की 2 बहुएं होती हैं। एक का नाम था रजनी और दूसरी का नाम था कल्याणी। रजनी रूप रंग से बहुत गोरी और सुंदर होती है, वही दूसरी तरफ कल्याणी निहायत ही काली। बर्फी देवी का बेटा राघव और कल्याणी दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और उम्र के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। बर्फी देवी को कल्याणी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा उसका तिरस्कार ही करती है। वाह 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 रजनी बहू, एकदम लल्लन टाप लग रही हो तुम तो। आज तो पूजा में जितनी भी औरतें आएगी सब की सब हम दोनों ब्यूटीफुल सास बहू को देखकर जल जल कर राख हो जाएगी। यस माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वहां पर भोग प्रसाद लेकर कल्याणी आती है। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद, मैं अब भी तैयार होकर आती हूँ, तब तक पंडित जी और मेहमान भी आ जाएंगे। अरे काली कलोटी, काले मुंह वाली, कहाँ और किसके लिए तैयार होने जा रही है तू? माँ जी, आज घर में हवन है ना, इसीलिए तो तैयार होने जा रही हूँ मैं। अब रजनी भाभी के पति यानी जेठ जी तो विदेश में है, इसीलिए मुझे और राघव जी को ही पूजा में बैठना होगा ना। नहीं, खबरदार, अगर तू हवन में अपनी ये काली मनहूस शक्ल लेकर आई तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन माँ जी, काले तो कृष्ण भगवान भी थे ना। एक तरफ कान्हा जी की पूजा और दूसरी तरफ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो आप? अरे चुप, कृष्ण भगवान काले नहीं नीले थे। बढ़िया ही तैयार होने, काला टीका है तू अगर दुनिया भर का सारा मेकअप भी लगा लेना तो भी सुंदर नहीं दिख पाएगी। देख अपनी जेठानी को, एकदम दूध और मलाई की तरह गोरी है और तू डांबर की तरह एकदम काली। कल्याणी को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन जब मोहल्ले में रजनी और बर्फी देवी सब्जी खरीद रहे होते हैं, तभी वहां पर कल्याणी रजनी का फोन लेकर आती है। रजनी भाभी, ये लीजिए आपका फोन। आप फोन अंदर ही भूल गई थी। आपकी माँ का फोन है, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो इतनी सी बात के लिए यहाँ तक दौड़े भागे आने की क्या जरूरत थी? कल्लो कही की। हाय हाय, देखो तो ये बर्फी देवी की छोटी बहू तो एकदम काले जामुन की तरह काली है। क्या बर्फी देवी, एक बहू काली तो दूसरी गोरी, क्या नसीब पाया है आपने। इस काली लड़की को देखकर तो बहुत डर लगता है, कितनी बदसूरत और डरावनी शक्ल है इसकी। अब क्या करूं बहनों, मेरे भाग ही फूटे। अरे ओए काली कलमुई, चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक खींच कर लगाऊंगी ना तो सीधे मायके में ट्रांसफर हो जाएगी। बर्फी देवी कल्याणी के मन को ठेस पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे हमेशा ताने देते रहती। एक दिन सुबह गलती से कल्याणी के पराठे जल जाते हैं। ये कैसे जले हुए काले पराठे बनाए हैं तूने? लग तो बिल्कुल तेरी तरह रहे। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पराठे तो बिल्कुल इस कल्लो की तरह ही लग रहे हैं। माफी चाहती हूँ माँ जी, वो गलती से हो गया। अरे इस पृथ्वी पर तो तू सिर्फ गलतियां करने ही आई है। अब शकुनी काली कलमुई, बस करो माँ। जब देखो तब मेरी बीवी को उसके काले रंग के कारण कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अबे ओ चूसे, नल्ले नान कटाई, ज्यादा जबान मत चला, बड़ा आया जोरू का गुलाम।
माँ का पल्लू छोड़कर अपनी काली बीवी का काला पल्लू थामना सीख गया है। पता नहीं किस जले हुए खेत से उठाकर लाया है इस काली शक्ल वाली लड़की को। अपनी सास की बातें सुनकर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन बर्फी देवी एक दूर के रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही होती है। जी जी, हाँ हाँ, मेरी एक ही बहू है, एकदम पूर्णिमा का चांद है वो। जी जी, जी हाँ, मैं अब भी तस्वीर भेजती हूँ। नहीं नहीं, राघव ने तो शादी की ही नहीं अभी तक। हाँ माँ जी, आपने उनसे ये क्यों कहा कि राघव जी अब तक कुंवारे हैं, जबकि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ? हाँ तो फिर क्या करूँ मैं? तेरी काली तस्वीर बेच के कटवा लूँ अपनी बच्ची कुची नाक? चुड़ैल कही की। तेरा नाम कल्याणी नहीं, कालिनी होना चाहिए। काली कालिनी। ओ काली देवरानी मैडम, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, और हाँ, उसमें दूध डालना। अपनी तरह काली कॉफी बनाकर मत लाना। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। बेचारी कल्याणी रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगती है। एक दिन जब कल्याणी का जन्मदिन होता है, तभी सास और जेठानी दोनों उससे भरपूर काम कराते हैं, और शाम में सास उसके लिए एक गिफ्ट लाती है। हैप्पी बर्थडे बहू, ये ले, ये तेरे लिए तोहफा। अरे वाह माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्याणी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखती है कि उसमें काली साड़ी, काली चूड़ियां और काले रंग का श्रृंगार का सामान होता है। कल्याणी उस गिफ्ट को देखकर बहुत उदास होती है, और उसका उतरा हुआ चेहरा देख सास और जेठानी उस पर खूब हंसते हैं। एक दिन उनके घर पर घर मालिक आता है। नहीं राघव, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को और मोहलत नहीं दे सकता। पिछले महीने भी तुम लोगों ने घर का किराया नहीं भरा, और इस महीने भी वही सेम ड्रामा है। बात को समझने की कोशिश कीजिए अंकल। रिसेशन की वजह से मेरे भाई की सैलरी नहीं हुई है, और यहाँ पे मेरा भी बिजनेस नहीं चल रहा। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे आज के आज पैसे चाहिए ही चाहिए, वरना अभी के अभी एक घर खाली करो। अबे ओए बोतल के बिछड़े हुए ढक्कन, तेरी ऐसी की तैसी। एक बार बोला हुआ तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे टकले, तेरा पैसा दे देंगे, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं हम। इडियट नॉनसेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस अभद्र भाषा में बात करने की? माफ कीजिए काका जी, लेकिन आप शांत हो जाइए। मैं भाभी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप ये लीजिए, ये आपका पसंदीदा शरबत है ना, ये पीजिए। काका, हमें यहाँ रहते हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और इतने सालों में ये पिछले महीने से ही ये प्रॉब्लम आया है, वरना हमने कभी आपको किराए के लिए कभी परेशान नहीं किया है। लेकिन कल्याणी बिटिया। काका जी, अगर आपने अभी मुझे बिटिया कहा है तो प्लीज हमें एक आखिरी मोहलत दे दीजिए ना। मासूम कल्याणी की बातें सुनकर घर मालिक का विचार बदल जाता है, और वो उन्हें मोहलत दे देता है। बर्फी देवी, मैं बस आपको इस छोटी बहू के कारण ही एक आखिरी मोहलत दे रहा हूँ, वरना आपकी ये बड़ी बहू की बातें सुनकर तो मैं आपको इस घर से निकालने ही वाला था। रजनी, सुंदर होने से कुछ नहीं होता, गुण और संस्कार से ही एक व्यक्ति की असली सुंदरता झलकती है। इतना कहकर घर मालिक वहां से चला जाता है। बर्फी देवी को अपनी गलतियां समझ आ जाती है, और वो इस बात के लिए कल्याणी से माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने ही अपने दोनों बहू में रंग को लेकर भेदभाव किया, लेकिन तूने आज ये साबित कर दिया कि काला रंग हो या गोरा रंग, संस्कार और गुणों से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं। बस माँ जी, आप माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद से बर्फी देवी अपनी दोनों बहुओं को बराबर का दर्जा देती है, और उनमें कोई भेदभाव नहीं करती।